Good morning, students. We are moving to the second part of the chapter, that is methods of sampling, and we are having two types of sampling. First is random sampling, which is like lottery system or table of random numbers, and second is non-random sampling, that is like purpose sampling, stratified sampling, systematic sampling, quota sampling, and convenience sampling. So let's get into the chapter where there I'll explain you each and every type. So first is random. Random is like shuffle kind of thing. We just select a thing as it acquires in the hand. So random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance to be selected in the sample. So random sampling में क्या होता है कि हम कुछ आइटम्स को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेते हैं बिना कुछ देखे बिना ही सोचे। इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि जितनी भी हमारे पास आइटम्स हैं सबका इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने के लिए। ठीक है। एंड नाउ इसके अंडर आ रहा है लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम तुम सबको ही पता है। इन दिस मेथड पेपर स्लिप्स आर मेड फॉर ईच आइटम ऑफ द यूनिवर्स. These slips are shuffled in a box, then impartially some of the slips are drawn to form a sample of the universe. तो क्या लॉटरी सिस्टम में क्या होता है कि कुछ एक बॉक्स में कुछ स्लिप्स पे नंबर्स लिख के डाल देते हैं या जो भी डेटा हमें चाहिए वो लिख के डाल देंगे, बॉक्स को शफल करेंगे एंड जो भी स्लिप्स पहले आ जाएंगी उस पर सैम्पलिंग हो जाएगी. Now second is tables of random numbers. Some statistician some statistician have prepared a set of tables called a table of random numbers. कुछ statisticians ने एक टेबल बनाया है जिसे हम टेबल ऑफ नंबर्स कहते हैं. इसमें क्या होता है, a sample is framed with reference to these tables. तो जो ये टेबल होता है इसके रेफरेंस से सभी मतलब टेबल के पार्ट्स में हम रेफरिंग कर देते हैं नंबर्स की. ठीक है. ऑफ ऑल दीज टेबल्स टिपलेट्स टेबल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड. अब सबसे ज़्यादा टेबल कौन सा यूज़ किया जाता है? टिपेट्स टेबल. Using 41,600 figures, Tippett has involved 10,400 number comprising of 4 units each. तो टेबल में कितने यूनिट्स होते हैं? 4. एंड उसमें नंबर्स कितने हो सकते हैं? टिपिट ने उसमें नंबर्स कितने इन्वॉल्व किए हैं? दैट इज़ 10,400. For the use of this method, all items of universe are first arranged in an order. पहले हर एक आइटम उस टेबल में अरेंज की जाती है. Then using Tippett's table, the required number of item are selected as are needed for a sample. और फिर Tippett method के साथ में हम वहाँ नंबर अपना सिलेक्ट कर लेते हैं. Now let's come into the merits. Merits क्या है? इसमें पर्सनल बायस नहीं है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती है. ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड जितने भी यूनिवर्स में आइटम्स हैं सबका इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का. फेयर है क्योंकि इसमें कोई हमें गलती होगी नहीं क्योंकि रैंडम है. सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डीमेरिट्स क्या है इसके? जेन्युइन नहीं है, गारंटी नहीं है कि लाइक नॉट जेन्युइन, गारंटी नहीं है कि क्या पता रिज़ल्ट हमारा सही आए या नहीं आए. ठीक है. कभी कभी हम अच्छी चीज़ों को वेटेज नहीं दे पाते हैं. ठीक है. क्योंकि हमने इसमें रैंडम ही करना होता है, कुछ अपने आप ही आना होता है, तो कभी कभार जो एग्जैक्ट फिगर होती है वो रह जाती है. ठीक है. नाउ लेट्स गो विद द डिफरेंस बिटवीन रैंडम सैम्पलिंग एंड हैप्पीजेड सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग इज अकॉर्डेंस विद द रूल्स ऑफ सैम्पलिंग. रैंडम सैम्पलिंग में कुछ रूल्स होते हैं, हैप्पीजेड में कोई रूल्स नहीं होते हैं. रैंडम सैम्पलिंग ऑल्सो रैंडम सैम्पलिंग अलाउज एवरी आइटम एन इक्वल चांस. तो रैंडम सैम्पलिंग में ईच एंड एवरी आइटम के पास एक इक्वल चांस रहता है. बट हैप्पीजेड में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ सिलेक्ट होते हैं अपने रिजल्ट पे. Students, have a look on the sampling and exit polls. Exit poll is an interesting example of random sampling. What does it mean? It means a small percentage of people existing. The poll booths are connected. People are contacted and asked whom they'll vote. From the sample of information From the sample of information thus collected, a prediction is made about the victory chances of different candidates contesting election. तो अभी एग्जिट पोल्स में क्या होता है, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं जो कि वोट कर कर आए होते हैं. उनसे पूछ लिया जाता है कि आपने किस किस को वोट डाली है या किसको वोट डालोगे आप. तो उससे एक प्रोडिक्शन ड्रॉ कर ली जाती है कि कौन इलेक्शंस में जीतेगा, किसकी विक्ट्री होगी. द सेकेंड इज नॉन सैम्पलिंग.
Non-sampling includes all those methods of sampling in which all units of population do not have equal probability of being selected in the sample study. तो नॉन सैम्पलिंग में हमारे जितने भी आइटम्स हैं उनका इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का. इट्स पर्पस और डेलिबरेट सैम्पलिंग. Purpose sampling is that method in which investigator himself makes a choice of sample items which is in the opinion are best representative of the universe. तो पर्पस और डेलिब्रेट सैम्पलिंग में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर चूज़ करता है कि कौन सा बेस्ट आइटम रहेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए. ये मेथड फ्लेक्सिबल होता है एंड यहाँ पर कभी कभार हमें एक्यूरेसी भी अच्छी मिल जाती है. ठीक है, यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर है वो खुद ही सारे काम करता है. ये जो टेक्निक है ये सिर्फ सैम्पल आइटम्स के लिए ही है. डीमेरिट्स है यहाँ पे पर्सनल बायसनेस आ सकती है. पर्सनल बायसनेस की वजह से डाउटफुल हमारे रिजल्ट्स भी हो सकते हैं. सेकेंड इज स्टेटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग. स्टूडेंट्स आपने स्टेटिफाइड वर्ड या स्टेटिफिकेशन वर्ड ऑलरेडी सोशियोलॉजी में पढ़ लिया होगा. एंड स्टेटिफाइड मीन्स डिवीजन. स्टेटिफाइड इज a word which came from strata. This method of sampling is generally adopted when the population consists of different groups in which different characters. ग्रुप्स बना दिए जाते हैं या जो हमारी स्टडी होती है वो अलग अलग ग्रुप की होती है. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा. तो ठीक है, स्ट्रेटिफाइड को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटा. जो स्ट्रेटिफाइड के ग्रुप्स होते हैं उनको बोलते हैं स्ट्रेटा. तो जितने भी हमारे ग्रुप्स हैं उनकी स्ट्रेटिफिकेशन कर दी जाती है और उन ग्रुप्स को बोला जाता है स्ट्रेटा. Having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that the entire population gets represented. ठीक है, तो ग्रुप्स बना दिए जाते हैं एंड उनके अकॉर्डिंग काम किया जाता है. आई गेस आपको ये स्ट्रेटिफिकेशन समझ आ गया है बिकॉज हमने सोशियोलॉजी में भी किया है. नाउ अनदर मेरिट्स क्या है? दिस मेथड कवर्स डाइवर्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. बहुत अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी करते हैं पॉपुलेशन की. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा बिकम पॉसिबल. तो हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं, स्ट्रेटाज हैं, तो हम एक स्ट्रेटा को सेकेंड स्ट्रेटा के साथ में कंपेयर कर सकते हैं. सैम्पलिंग ऑफर्स रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट्स. तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे वो रिलायबल होंगे कि हमने हर एक चीज़ को डिवाइड कर दिया है. डीमेरिट्स क्या है? दिस मेथड इज सूटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया है, अब अपने अपने ग्रुप को स्ट्रेटिफाई कर दिया है, स्ट्रेटाज में डिवाइड कर दिया. तो अब हमें चाहिए कि जितने भी हमारे स्ट्रेटाज हैं हमें उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज होनी चाहिए. बायसनेस की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर. When the size of population is already small, it may be difficult to further divide into the small parts or strata. अगर पॉपुलेशन का साइज़ ज़्यादा है तभी हम उसकी स्ट्रैटिफिकेशन कर सकते हैं. अगर पॉपुलेशन का साइज़ कम है तो हम उसकी स्ट्रैटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं. Third is sampling, systematic sampling. According to this method, unit of the population is numerically, geographically and alphabetically arranged. Systematic means एक system से करते हैं हम sampling. तो जो हमने हमारी आइटम्स होती हैं हम उन्हें न्यूमेरिकली उन जहाँ वो रह रहे हैं जियोग्राफिकली और जो उनके नेम है या जिस अकॉर्डिंग हमारी स्टडी है उसमें हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उन्हें अरेंज कर लेते हैं. ईच आइटम ऑफ द नंबर्ड आइटम इज सिलेक्टेड. Every nth item of the numbered items is selected as a sample item. इसका एग्जाम्पल क्या है? To illustrate, if 10 out of 100 students are to be selected for sample, then 100 students would be numbered in systematic order. One number of first 10 would be selected as random. So हमने उन बच्चों को हमने 100 स्टूडेंट्स की स्टडी करनी है. हमने क्या करना है? उन्हें उनके न्यूमेरिकल ऑर्डर, उनके जियोग्राफिकल ऑर्डर और उनके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर उन्हें अरेंज कर लेना है. जो फर्स्ट 10 आएंगे हम उन्हें वो स्टडी कर लेंगे. सब्सिक्वेंटली एवरी 10th आइटम फ्रॉम सिलेक्टेड नंबर विल बी सिलेक्टेड टू अ फ्रेम सैम्पल. ठीक है, तो जो भी फर्स्ट 10 होंगे हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे. अब वो किस तरह से होंगे 10? ये नहीं कि 1 to 10, नो. If the first selected number is 5 item, then subsequent number would be 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 and 95. ठीक है, 1 to 10 नहीं करनी है, जो उस लेवल पे फॉल कर रहा होगा. दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ इन फैक्ट अ शॉर्टकट मेथड ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. ये मेथड क्या है? हमारा एक तरह से शॉर्टकट मेथड है रैंडम सैम्पलिंग का.
अभी इसकी मेरिट्स क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल है एंड इसमें पर्सनल बायसनेस की कोई भी चांसेस नहीं है. डीमेरिट्स, एवरी आइटम इन दिस पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड. तो यहाँ पर आइटम्स में एक चांस नहीं है, इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने के लिए. इफ़ ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन आर होमोजीनियस दिस मेथड ऑफ सैम्पल सर्व्स नो स्पेसिफिक पर्पस. अगर हमारी पॉपुलेशन के जो आइटम्स हैं अगर वो एक जैसे हैं, उनमें कोई वेरिएशन नहीं है, तो ये मेथड हमें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. फोर्थ इज कोटा सैम्पलिंग. In this method, population is divided into different groups or classes according to their characteristics of population. इस मेथड में ऑलरेडी जो हमारा डेटा होता है वो डिवाइडेड ही होता है. ग्रुप्स में हो सकता है, क्लासेस में हो सकता है, या जो उनके करेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके ट्रेट्स है उसके अकॉर्डिंग. ठीक है. अभी जैसे फॉर एग्जांपल एडमिशन्स होती हैं ना कॉलेजेस में, ये स्पोर्ट्स कोटा, ये कुछ बच्चे जाते हैं स्पोर्ट्स कोटा में, कुछ जाते हैं ओबीसीज एंड लोअर क्लासेस में, कुछ बच्चे जाते हैं मेरिट बेसिस पे. तो वो क्या होता है, कोटा सिस्टम होता है. वही बात यहाँ पर हो रही है कोटा सैम्पलिंग की. सम परसेंटेज ऑफ डिवाइडेड ग्रुप इन टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड. फर्दर सम कोटा ऑफ आइटम्स टू बी सिलेक्टेड एज सैम्पल आइटम इज फिक्स्ड फॉर ईच ग्रुप्स. ठीक है. हर एक ग्रुप के लिए एक आइटम हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एक लेवल हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ तक जाके ही मैंने सैम्पलिंग करनी है. ठीक है. दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव बट देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायसनेस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ द आइटम बाय द इन्वेस्टिगेटर. अकॉर्डिंगली द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स बिकम क्वेश्चनेबल. तो क्योंकि यहाँ पे हमने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करना है, कोटा सिस्टम हमने लगा दिया, मेरी मर्जी में जिसको मर्जी सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बायसनेस आ जाएगी. और बायसनेस जहाँ आती है तो वहाँ पर हमारा जो रिजल्ट होता है वो डाउटफुल हो जाता है. फिफ्थ इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो कन्वीनियंस तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ मुझे ठीक लगेगा, जो मेरी रेंज में है वो चीज़. इन दिस मैथड सैम्पलिंग इज़ डन बाय द इन्वेस्टिगेटर मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस. तो इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो डेटा अपना आइटम्स अपनी सिलेक्ट करता है. To illustrate, an investigator may select a sample of teachers merely by referring to the college prospectus. So, इन्वेस्टर की मर्जी है कि वो कॉलेज जाए चाहे ना जाए, वो कॉलेज के प्रोस्पेक्टस से ही टीचर्स के बारे में स्टडी कर सकता है. दिस मेथड इज सिंपलेस्ट एंड लीस्ट एक्सपेंसिव बट unscientific and unreliable. It depends too much on whims of the enumerator. तो कह रहे हैं कि ये मेथड सिंपल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, बट ये साइंटिफिक नहीं है और रिलायबल भी नहीं है. हमें नहीं पता ना जब तक हम डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे. नाउ मूविंग ऑन, रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डेटा. साइज ऑफ सैम्पल. रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैम्पल. तो जो सैम्पल की रिलायबिलिटी है उसके साइज़ पे डिपेंड करती है. अगर वो स्मॉल है, if the size is very small, it will fail to represent the population. Accordingly, the conclusion would lack reliability. तो जो सैम्पलिंग है it is not for the smaller items, नहीं तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा. मेथड ऑफ सैम्पलिंग. हम किस तरह से सैम्पलिंग कर रहे हैं. इफ़ मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज़ नॉट सिंपल एंड एग्जॉस्टिव, it will not adequate it will not adequately represent the population. अगर हमने अच्छी तरह से सैम्पलिंग नहीं की है एंड वो सिंपल नहीं है तो हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा. Biases of correspondents and enumerators. Personal bias of the correspondent and enumerator would be as less as possible. तो biasness नहीं लाने हैं. Training of enumerator. Reliability of sample also depend upon the training of investigator. तो ये इन्वेस्टिगेटर ने ही सारे कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं, तो उनकी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है. अगर वो ट्रेंड नहीं होंगे तो जो रिज़ल्ट है वो सही नहीं आएगा. सेंसेस एंड सैम्पलिंग मेथड, अ कंपैरेटिव लुक. अब हम सेंसेस एंड सैम्पलिंग का कंपैरिजन करने लगे हैं. First is coverage. In census technique, an investigator collects information related to the items in the population. ठीक है. तो सेंसस में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन को लेकर. सैम्पलिंग में क्या होता है, ओनली सम ऑफ द आइटम्स विच रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन आर कवर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन. तो सैम्पलिंग में हम कुछ छोटे सा पार्ट ले लेते हैं. मैंने आपको वो पॉट वाली एग्जाम्पल दी थी ना. सी स्टूडेंट्स, यहाँ ये पॉट की एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो. ठीक है. तो ये जो बड़ा वाला पॉट है ये क्या है, ये सेंसेस है. हमने इसमें से कुछ छोटे छोटे पार्ट्स निकाल लिए, ये क्या बन गए हमारे, सैम्पलिंग. सो द बिगर वन इज ऑलवेज सेंसेस एंड द स्मॉलर वन आउट ऑफ द सेंसेस इज द सैम्पल.
Next is suitability. Census method is suitable when the area of investigation is small. ठीक है, सेंसस कहाँ हमें सूटेबल रहता है, जहाँ हमारा एरिया छोटा रहता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, इट इज़ द सैम्पलिंग मेथड विच इज़ जनरली यूज. जहाँ हमारी आइटम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, सैम्पलिंग मेथड्स. सैम्पलिंग मेथड, स्टूडेंट्स हैव गिवन एग्जांपल ऑफ ब्लड सैंपल. अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन होती है, तो हम अपने ब्लड का एक छोटा सा सैंपल दे के आते हैं, पूरा का पूरा ब्लड नहीं चेक करवाते हैं. तो जब भी सैम्पलिंग मेथड आए, तो आप इस चीज़ को रिमाइंड कर लेना, ब्लड सैंपल. एंड डू नॉट मेंशन दिस एग्जांपल इन द एग्जामिनेशन. थर्ड इज accuracy. There is generally a greater degree of accuracy in the results based on the census method than the sampling method. तो जो census method है, उसमें जो हमारी accuracy है वो सही आएगी, क्योंकि हमने particularly हर एक item को study किया है. But sampling method में हमने कुछ ही items को select किया है. sampling method में हमने कुछ ही items को select किया है, तो इसलिए वो accurate नहीं होगा या नहीं हो सकता. Cost. Sampling method is certainly much less expensive than the census method. तो census method ज़्यादा costly है as compared to sampling method, क्योंकि sampling में तो हमने कुछ items को select कर लेना है, census में हमने हर एक item को study करना है, तो it will charge the greater price. So time की भी बस वही बात है, sampling में कम टाइम है और census में ज़्यादा टाइम लगता है. Number of items. Census method is particularly suitable when the items of population have diverse characteristics. सेंसस वहाँ सक्सेसफुल है जहाँ हमारी आइटम्स की जो नेचर है, जो ट्रेट है, वो अलग अलग है. ठीक है. ऑन द अदर हैंड सैम्पलिंग मेथड इज सूटेबल व्हेन द आइटम्स इन द पॉपुलेशन होमोजीनियस. तो सैम्पलिंग हम वहाँ कर सकते हैं जहाँ हमारी पॉपुलेशन एक जैसी है. अच्छा, ये क्यों? क्योंकि हम सेंसस में हर एक पर्टिकुलर पर्सन को स्टडी करने वाले हैं, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स है वो अलग है या नहीं है. ठीक है, बेसिकली वो डाइवर्स होने चाहिए, अलग अलग ही वो सही रहते हैं. बट सैम्पलिंग मेथड में क्या है, हमने कुछ भी रैंडमली ऐसे पिक कर लेना है, इसलिए जो हमारा डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए. Verification. Verification of the statistical information obtained through census method is generally not possible. क्योंकि census में बहुत ज़्यादा अमाउंट होते हैं, like it is like thousands, lakhs. तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए यही बहुत होता है कि हम डेटा इकट्ठा कर लें. बट इसमें वेरिफिकेशन नहीं होती है. सैम्पलिंग मेथड में हो जाते, क्योंकि वो थोड़ा डेटा होता है, लाइक हम लैक्स में से हमने कुछ थाउजेंड्स भी नहीं, थाउजेंड्स में से हमने कुछ 100 सेलेक्ट कर लिया, या हंड्रेड्स में से हमने कुछ 10 सेलेक्ट कर लिए, तो उससे ईजी रहता है उसको वेरीफाई करना. In short, sample method of statistical information is generally preferred to the census method because the former is less expensive in form of the time, money, efforts involved. However, for the successful application of the sample method, it is essential that sample items represent the characteristics of the population as a whole. So, students, that's all for today. And we have completed the chapter. Go through the statistical errors and non sampling errors. And tomorrow, I'll post a new video for these question answers and else. I hope you've understood the chapter. And if you have any sort of problem, please do message me. Thank you so much.